आज इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास की धूल भरी किताबों का हिस्सा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ओरिजिनल डिसरप्टर की, एक ऐसी कहानी जो आज के वक्त में भी इंटेलेक्चुअल रिबेलियन का एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। एक 93 साल पुरानी ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि सच्ची हिम्मत और डिसरप्शन आखिर होता क्या है। अब जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। 1928 की सर्दियां थीं लाहौर में। एक तरफ थी विशाल ब्रिटिश एम्पायर, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं ढलता, और दूसरी तरफ एक 21 साल का लड़का। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बल्कि लेनिन की किताब द स्टेट एंड रेवोल्यूशन थी। ये छवि उन्हें किसी पुरानी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे डिसरप्टर के रूप में दिखाती है। एक अकेला इंसान, एक किताब और एक पूरी एम्पायर को सीधी चुनौती। पर इस डिस्ट्रप्शन का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था उनके अंदर से उठा एक सवाल, मैं कैसे हंस सकता हूं जब मेरा देश रो रहा है? ये अचानक से नहीं हुआ। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। सोचिए, जब एक 12 साल का बच्चा उस खून से सनी मिट्टी को अपने एक टिन के डब्बे में इकट्ठा करता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वहीं से एक आम बच्चे का सफर एक महान मकसद की तरफ मुड़ गया। द एनाटॉमी ऑफ अ डिसरप्टर। उनकी जिंदगी का सफर एकदम हैरत अंगेज रहा। 1919 में जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक कैटलिस्ट, फिर 1928 में लाहौर में उनका इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, 1929 का वो असेंबली बॉम्बिंग मास्टर स्ट्रोक, और आखिर में 1931 का उनका आखिरी सफर। एक शोक मनाने वाले बच्चे से लेकर एक बौद्धिक क्रांतिकारी बनने तक का सफर ये दिखाता है कि एक बड़ा लक्ष्य इंसान को कितनी जल्दी समझदार बना देता है। अब उनके हथियार की बात करते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार बंदूक या बॉम्ब नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और उनकी सोच थी। मार्क्स, बकूनिन और ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों को पढ़ते हुए उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने डर के जरिए भारतीयों के दिमाग को गुलाम बना लिया था। और इस डर की जंजीरों को तोड़ने का एक ही तरीका था, ज्ञान और लिटरेचर। और इस नॉलेज ने उन्हें क्या सिखाया? एम्पायर के डर पर हंसना। जब दामनकारी कानून पास किए जा रहे थे, तो विरोध जताने के लिए उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में पर्चे फेंके और नारे लगाए। उन्हें पीटा गया, जेल में डाला गया, पर उनकी आवाज़ खामोश नहीं हुई। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जब आपकी सोच और इरादे मजबूत हों, तो किसी भी सरकार का डर आपको रोक नहीं सकता। 116। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। जेल के अंदर 116 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की। बिना खाने के इतने लंबे वक्त तक जिंदा रहना और अपने इरादे पर डटे रहना कोई मामूली बात नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हड़ताल किसी आराम या बेहतर सुविधा के लिए नहीं थी। ये मांग थी सबसे निचले तबके के अनपढ़ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के समान अधिकारों के लिए। सच में एक लीडर वही है जो आखिरी खड़े इंसान के लिए लड़े। एक स्टेज, नॉट अ वेपन। ये उनकी जिंदगी का सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चैप्टर है। 1929 के असेंबली बॉम्बिंग को लेकर लोगों को अक्सर लगता है कि ये एक वायलेंट काम था, एक टेरर अटैक था, पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब फेंके थे, वो बिल्कुल लो इंटेंसिटी और हार्मलेस थे। उनका मकसद किसी की जान लेना कभी था ही नहीं। उन्हें तो बस बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी थी, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उनके मुद्दे पर आए। और इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? वो भागे नहीं। धमाके के बाद अफरा तफरी मची थी। वो चाहते तो आसानी से निकल सकते थे, पर नहीं। वो अपनी जगह पर शांति से खड़े रहे, पर्चे फेंके और अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट सिस्टम को एक ग्लोबल स्टेज की तरह यूज करने की जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई थी, ताकि उनके मुकदमे के जरिए आज़ादी की आवाज़ हर घर तक पहुंचे। इस स्टेज का असर उनके ट्रायल में साफ दिखा। जब जज ने मौत की सजा सुनाई, तो उनका जवाब एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि क्रांति इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इंसान को मार सकते हैं, पर विचारों को नहीं। अपने इस बयान से उन्होंने अपने ट्रायल को हमेशा के लिए विचारों की एक ऐसी क्रांति में बदल दिया जिसे अंग्रेज दबा नहीं सकते थे। और फिर आया 23 मार्च 1931, शाम के 7:30 बजे, द फाइनल वॉक। सोचकर देखिए, उम्र थी सिर्फ 23 साल, पर उनके कदमों में मौत का कोई डर नहीं था। अपने दोस्तों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हुए, क्रांतिकारी गीत गाते हुए वो फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े। उन्होंने पूरे गर्व के साथ उस फंदे को चूम लिया। ये मौत से डरना नहीं, उसे हराना था।
अंग्रेजों को लगा था कि इसके बाद लोगों में डर फैल जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, पर असर बिल्कुल उल्टा हुआ। दी अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी। पूरे देश में एक आग लग गई। स्टूडेंट्स ने स्कूल से वॉकआउट किया, किसानों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए और हजारों माँओं ने डरने के बजाय अपने नए जन्मे बच्चों का नाम भगत रखना शुरू कर दिया। उस एक फैसले ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। एक ब्लूप्रिंट फॉर टुडे। अब सवाल ये उठता है कि इस शानदार इतिहास का आज के दौर से क्या कनेक्शन है? आज के फोन स्क्रोलिंग, एआई और तेजी से बदलते वक्त में उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मॉडर्न टूलकिट की तरह है। इसके 3 बेसिक रूल्स हैं। पहला, क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज पर सवाल उठाइए, सिर्फ इसलिए मत मानिए क्योंकि किसी ने कहा है। दूसरा, फेस फियर। डर लगना नॉर्मल है, पर आपका आइडिया उस डर से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा, रिजेक्ट लेथार्जी। अन्याय को देखकर सोते मत रहिए, खुद आगे बढ़कर सॉल्यूशन बनिए। इस पूरे विश्लेषण को समेटने के लिए उनका ये क्वोट बिल्कुल परफेक्ट है। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। तलवार और कलम के टकराव में तलवार हमेशा हारती है। ये इस बात का सबूत है कि असली विद्रोह किसी वायलेंस में नहीं, बल्कि पढ़ने, सोचने और उस सोच पर अमल करने में होता है। तो आखिरी सवाल हमें खुद से पूछना है, आज की नए दौर की पीढ़ी किस तरह से अपनी समझदारी और अपने एक्शन के जरिए इस मॉडर्न सोसाइटी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी? सोचने और करने का ये ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और इसी सोच के साथ हम आज के इस विश्लेषण को उन्हीं शब्दों के साथ पूरा करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।